फवाद भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी अलहमदिल्ला रिजर भाई, गुड टू सी यू अगेन। थैंक यू फॉर योर टाइम। लास्ट टाइम हमने एक पॉडकास्ट की थी बैंकिंग सेक्टर पे। तो अभी काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं, कुछ टाइम भी हो गया है, बजट भी आने वाला है। और हमने बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस भी सिंस देन देखी है, काफ़ी अच्छी रही है। सो मैंने सोचा क्यों ना आपसे बात की जाए अबाउट बैंकिंग सेक्टर। कुछ जो हमारे कम्युनिटी के मेंबर थे उन्होंने लास्ट टाइम स्पेशली रिक्वेस्ट भी किया था कि आपसे एक लाइव इवेंट अरेंज करें। सो समहाउ अभी आज क्रिकेट का मैच चल रहा है तो अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता था, तो इसलिए मुझे लगता है कि कम्युनिटी मेंबर्स वहाँ बिजी हैं, बट हम अपनी डिस्कशन ये कर लेते हैं। सो फवाद भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपका ओवरऑल मार्केट के बारे में व्यू क्या है? अभी हम देखते हैं कि मार्केट इज अगेन बैक टू द ऑल टाइम हाइज वाले लेवल्स पे। लेकिन मैं चूंकि टेक्निकली देखता हूँ चीज़ों को, तो अभी ब्रेकआउट तो नहीं हो रहा। सो आपका क्या व्यू है? ये बजट की वजह से है या कोई और फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टर्स को कॉशियस बना रहे हैं? देखिए, इसके अंदर बहुत सारी ही चीज़ें हैं जो कि हमें देखनी चाहिए। मार्केट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और ये आपने देखा होगा जब ये हमारे जियो पॉलिटिकल सिचुएशन हुई थी कुछ तकरीबन 2 या 3 हफ्ते पहले। तो काफ़ी मार्केट के अंदर प्रेशर आया था और कंसर्न भी थे और काफ़ी रैपिड डिक्लाइन आया था। और जैसे ही उसके उस मामले के अंदर थोड़ी क्लैरिटी आई और हमने हमने हमारी जो आर्मी थी उसने भी अच्छा परफॉर्म किया और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया। और दुनिया के का जो रिस्पॉन्स आया था वो भी इनिशियली यही था कि यू नो अपर हैंड हमारे पास है। सो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह मार्केट ने रिस्पॉन्ड किया, जिस तरह मार्केट ने कम बैक किया, जिस तरह लोगों ने पैसे डाले वापस मार्केट के अंदर, बहुत ही डेप्थ और थोड़ी-सी ज़्यादा डेप्थ और कॉन्फिडेंस शो करता है मार्केट के अंदर। अब देखिए, गवर्नमेंट थोड़ा-सा स्ट्रगल इस बारे में कर रही है कि हमने पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर तकरीबन, बल्कि 1 साल के अंदर ऑलमोस्ट 10% इंटरेस्ट रेट काट दिया। और अभी तक जो हमारे जो ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ इंडस्ट्रियल साइड में आनी चाहिए थी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आनी चाहिए थी, वो आई नहीं है। आई थिंक इसका एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि पिछले 2 साल के अंदर जो डिवैल्यूएशन हुई थी पाकिस्तान की, जो इन्फ्लेशन थी पाकिस्तान की, उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो अभी तक हम लोग फ़ील कर रहे हैं। और उसको मेरे ख्याल से तकरीबन 6 से 7 महीने या तकरीबन 8 महीने भी लग सकते हैं कि थोड़ा वापस हम लोग इक्विलिब्रियम की तरफ और आना शुरू हो जाए। अब ज़ाहिर-सी बात है, इन्फ्लेशन अभी जो है बेस इफ़ेक्ट की भी वजह से भी लो है, बट आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने वाली जो कि हमें वॉच करनी चाहिए, जिसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा-सा इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट हो। लेकिन हमारा बहुत ही टाइट स्टांस है मॉनेटरी पॉलिसी का और मुझे लगता है कि अगली जो मॉनेटरी पॉलिसी बजट के अगले दिन है, अब बजट का 10 तारीख को हो गया और मॉनेटरी पॉलिसी 11 तारीख को होगी, तो देयर इज़ अ वेरी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि हम लोग वहाँ पे भी एक और टाइटनिंग का राउंड देखें। और हो सकता है वो थोड़े अरसे के लिए लास्ट राउंड हो और ये भी हो जाएगा कि FY25 के अंदर 12% हमने इंटरेस्ट रेट काट दिया है, इस तरह करके भी बात हो सकती है। तो ये एक फील गुड फैक्टर भी होता है और इम्पैक्टफुल भी होता है। अम, दूसरी चीज़ ये है कि हमारा एक्सटर्नल ड्यूरिंग दिस टाइम एक्सटर्नल फ्रंट पे हमारे जो रिजर्व काफ़ी स्ट्रांगली स्टिमुलेट हो चुके हैं। अभी जो लेवल है इनका काफ़ी पहले ये कुछ अरसे बाद हम लोग और मुझे लगता है कि जो इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट डिवैल्यूएशन के ऊपर आता है, वो मेरे ख्याल से अब इनकॉर्पोरेट हो चुका है। वो गवर्नमेंट ने भी इनकॉर्पोरेट कर दिया और आपने ये भी पढ़ा होगा न्यूज़ रिपोर्ट्स में कि बजट जो प्रिपेयर हो रहा है वो 291 के डॉलर पे हो रहा है। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट्स ही है सारी। एट द सेम टाइम हम लोग एक IMF प्रोग्राम के अंदर में अभी रिसेंटली हमारी एक पहली ट्रांच अप्रूव हुई है। और उसको आगे लेके जाने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए जो मुश्किल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर रहे हैं हम लोग, मेरे ख्याल से वो पॉजिटिव रिजल्ट्स यील्ड कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से अगले 2 से 3 साल के अंदर हम इनके और भी पॉजिटिव रिजल्ट्स देखेंगे ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। और हमारी इकोनॉमी जो है वो बेहतर तरीके से ग्रो होगी वंस दीज कंसर्न्स आर एड्रेस्ड।
और इसी के जैसे एक बहुत ही फंडामेंटल इशू जो हमारे कंट्री के अंदर है, जो कि ड्रैग भी रहता है, वो है सर्कुलर डेट का। उसमें इतने ज्यादा बैग्स हमें पिछले 10 साल के अंदर इंजेक्शन हुए, लेकिन अभी तक कुछ क्लैरिफाई नहीं हुआ था, कुछ कमी भी नहीं हुई थी। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि जो मेजर लिए जा रहे हैं, लोन दे रहे हैं और बैंक्स लोन दे रहे हैं, बैंक्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो बैंक्स जब किसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं, वो बहुत ही पॉजिटिव व्यू के साथ इंस्टॉल होते हैं। और गवर्नमेंट ने अगर उनको ऑन बोर्ड ले लिया है, तो इसका यही मतलब है कि उनका भी बिलीव है कि ये काफी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा, बिकॉज हमने टैरिफ इतने ज्यादा इंक्रीज किए वो पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर, कि अक्रीशन जो है हमारी, वो उसकी पेस बहुत स्लो हो गई है। तो अब दूसरा फिर एलिमेंट ये होता है कि टैक्स कलेक्शन का। इकोनॉमी इतनी ज़्यादा ग्रोथ पे चल नहीं रही है, एक सर्विस सेक्टर है जो ड्राइव कर रहा है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो सबड्यूड है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है हमारा वो भी सबड्यूड है। तो आगे चलाने के लिए दूसरे जो टैक्स रेवेन्यू के एवेन्यूज होते हैं, उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि एक सैलरी क्लास भी होती है, कॉर्पोरेट्स भी होते हैं, सेल्स टैक्स भी होता है। ये सारी चीज़ें कंसिडरेशन के अंदर हैं। और गवर्नमेंट ने सोचा हुआ था कि क्योंकि इस बार उनके पास फिजिकल स्टेज थी, क्योंकि वो एसबीपी का प्रॉफिट इतना शानदार आया था 2.5 ट्रिलियन के करीब, और उसने काफ़ी बफर्स क्रिएट कर दिए थे, एक्सटर्नल भी था, इम्पोर्ट में बहुत ज़्यादा नहीं था हमारा। अभी हम लोग करंट अकाउंट सरप्लस में हैं, तो ये साल सरप्लस में बंद होगा, मेरे ख्याल से पहली दफ़ा होगा शायद अब हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री में। तो लेकिन बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम पहले नहीं देखी हैं हमने। लेकिन अब जो चीज़ें हो रही हैं, मेरे ख्याल से उसके लिए एक दो और जो स्टेप्स बाकी हैं वो लेने हैं। और मेरे ख्याल से अब जो मार्केट जो इंतजार करेगी, मार्केट ने भी उसी इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए परफॉर्म किया है। इसके अंदर गोरों ने भी बाय किया है। अभी हमने रिसेंटली K-Trade के प्लेटफॉर्म से एक पाकिस्तान बेच किया था इन एसोसिएशन विद जेफरीज। बहुत सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आया था। ऑलमोस्ट ओवर 70 इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने तकरीबन 10 से 12 कंपनी से मुलाकात की थी, व्यू लिया था। अनफॉर्चुनेटली उसकी टाइमिंग थोड़ी ऐसी थी कि हमारी जियो पोलिटिकल सिचुएशन सही नहीं थी, बट एट द सेम टाइम इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा गार्नर हुआ। और अभी भी हमारे पास क्वेरीज आ रही है कि इस कंपनी के बारे में बताया, उस कंपनी का रिव्यू क्या है मार्केट पे। तो मेरे ख्याल से जो पुराना बूम बस्ट हमारा साइकिल था, वो अब थोड़ा कम हो रहा है, और अब सस्टेन ग्रोथ की तरफ हम लोग जा रहे हैं। आई थिंक यही हम लोग मार्केट के अंदर देख रहे हैं। और हाँ, इस तरह की चीज़ें, इंडिकेटर्स तो आते रहते हैं, बजट एक मेजर इंडिकेटर है। और ये इसका डिले होना भी एक थोड़ा सा इन्वेस्टर्स के माइंड पे प्ले करता है, जिसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट एक्टिविटी भी थोड़ी लिमिटेड है राइट नाउ। फवाद भाई, लेकिन आपने आपने टाइटनिंग की बात की थी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पे स्टेबल रहेंगे, या इंटरेस्ट रेट्स दोबारा इंक्रीज होना शुरू हो सकते हैं? मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा डिक्रीज हो सकता और नीचे हो सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं। है। सही, मैंने थोड़ा सा उसको उल्ट समझ लिया। जी जी, मैंने शायद उल्टा बोल दिया था। अच्छा, सही। फवाद भाई, दूसरा ये बताएं कि पाकिस्तान में जो हम देखते हैं, और मैं फर्मली बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तानी मार्केट्स को वो बूम एंड बस्ट साइकिल के व्यू से देखना चाहिए। सो अभी आपके ख्याल में हम वो बूम एंड बस्ट जो साइकिल है, किस स्टेज पे हैं? अभी हम बूम की तरफ ही हैं, या प्लेटो पे हैं, पीक कर चुके हैं? आपका क्या व्यू है इसके बारे में? देखिए, बड़े अरसे के बाद पिछले साल की तो अगर आप जीडीपी देखें तो इतनी ज़्यादा हाफ नहीं थी, 2.52 की। इस दफ़ा हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 2.68 आ जाए, तो एक सेम लेवल पे। लेकिन अगेन हम लोग नहीं चाहते कि आज हम लोग एकदम से 10% ग्रो करना शुरू हो जाए। हम लोग नहीं चाहते कि 5-6% की ग्रोथ हो। हम लोग क्या चाहते हैं कि ये 3% के आसपास सही है। 2-3 साल हम लोग 3% ग्रो हो, ताकि हमारी जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है इंडस्ट्रीज की, सिस्टम्स की, और जो एक पहिया जो हमारा चलता था पूरा, वो एक दफ़ा स्मूथ फ्लो में आ जाए, चीज़ें फ्लूट में आ जाए। उसके बाद फिर 2-3 चीज़ें ऐसी पाकिस्तान के लिए ट्रिगर हो सकती हैं कि हमारे लिए फ्यूचर बहुत ब्राइट हो जाएगा। एक तो हमारी जो माइनिंग है बलूचिस्तान के अंदर, अगर उसकी जैसे जब वो मटीरियलाइज होना शुरू हो जाता है, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा
हमारे पास फॉरेन डॉलर्स का इनफ्लो आ सकता है, क्योंकि हम लोग मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। दूसरा एलिमेंट जो ये है कि ये मेरा अपना मानना है, आई डोंट नो कि ये इत्तेफाक होगा ही, व्हाट द रीसेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन टुक प्लेस, एक बहुत ही वो एडवर्टाइजिंग पॉइंट था हमारी मिलिट्री का, और हमारी जो इक्विपमेंट है जो हम लोग खुद कंट्रीज के साथ एसोसिएशन में बना रहे हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी गेट लाइक इंटरनेशनल ऑर्डर्स फॉर दैट। अगर तो वो इंटरनेशनल ऑर्डर्स हमारे उस एंगल से आते हैं तो वहां से भी काफी इनफ्लो होगा हमारे पास फॉरेन फॉरेन करेंसी का, तो वो भी एक पॉजिटिव डेवलप हो सकती है, नई इंडस्ट्री पूरी डेवलप हो सकती है इससे। तो मेरे ख्याल से एवेन्यूज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और व्यू पॉइंट भी ज़्यादा अच्छा है। रहा आपका सवाल, मुझे लगता है कि अभी हम लोग बूम साइकिल के अंदर इनिशियल स्टेजेस के ऊपर है। इनिशियल स्टेजेस। जी, फुल फुल में हम लोग वो नहीं किया है अभी, हम लोग बस उसके अंदर एंटर हो रहे हैं। सही। फवाद भाई, बिफोर गोइंग टू बैंकिंग सेक्टर, आपके ख्याल में अभी आने वाले दिनों में कौन से सेक्टर्स अच्छे हैं? अगर कोई नए लोग अभी इंटर होना चाहते हैं या पोजीशंस बिल्ड करना चाहते हैं, सो आपके ख्याल में किन किन सेक्टर्स पे नज़र रखनी चाहिए? देखिए, हमारे अभी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो थोड़े स्ट्रेस्ड हैं। सही, जैसे अभी आपने सुना होगा कि बजट फ्यू ऑफ द बजट की और आईएमएफ की जो भी वो थी इंडिकेशंस थी, वो ये थी कि उन्होंने बोला कि भाई आपकी जो गाड़ियों की इंपोर्ट पॉलिसी है उसको थोड़ा रिवाइज करें। 3 साल की पे नहीं होना चाहिए, 5 साल पे होना चाहिए। उसकी जो अभी लिमिटेड है हम लोग 3 साल पे, वो 5 साल पे। लेकिन अब ये जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा नेगेटिव परसीव कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम आप ये देखें कि जब ये 5 या 6 साल पहले अगर कोई इम्पोर्टेड गाड़ी आती थी और लोकल गाड़ी से कंपेयर करते थे, उस वक्त तो हम लोग बहुत ही वो पीछे होते थे इन टर्म्स ऑफ फीचर्स ऑफर्ड, सेफ्टी, इंजन टेक्नोलॉजी, फ्यूल माइलेज। अब ड्यूरिंग दैट टाइम विद द एडवेंट ऑफ न्यू प्लेयर्स कमिंग इनटू द मार्केट एंड new technology coming into the market and new renewed interest in the auto sector, and this being a platform for export for a few companies, international companies, international partnerships, Chinese companies, Japanese companies, Korean companies, इन सबको मद्देनजर रखते हुए मुझे नहीं लगता कि अब जो गाड़ी इम्पोर्ट हो रही होगी वो कोई ऐसी फीचर ऑफर करेगी हमारे कंज्यूमर को और ऐसी प्राइस पे करेगी कि जो करंट हमारी इंडस्ट्री है वो ऑफर नहीं कर रही है। सही है, एक सेंटिमेंट नेगेटिव क्रिएट हुआ हुआ, सही है, बट मेरे ख्याल से इन एक्चुअलिटी ऐसा नहीं होगा कि वो ये इम्पोर्ट ऑफ कार्स हमारे लोकल इंडस्ट्री की सेल खा देंगे। तो मेरे ख्याल से एक अंडर वैल्यू सेक्टर है, इसके अंदर पॉजिटिविटी हम लोग देख सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। सिमिलरली सीमेंट सेक्टर जो है वो काफ़ी हम लोग कह रहे हैं कि डिमांड ग्रो नहीं हो रही है और ये नहीं हो रहा और वो नहीं हो रहा। सीमेंट सेक्टर के एवरेज प्रॉफिट ग्रॉस मार्जिन जो है तकरीबन 29-30% के, डिस्पाइट द लोअर यूटिलाइजेशन, डिस्पाइट लोअर डिमांड, डिक्लाइनिंग डिस्पैचेस, इन सबको मिला मिलू के हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट, फिर लो इंटरेस्ट रेट, इन सब के बाद भी हमारा मार्जिन जो है सीमेंट कंपनीज के मतलब 25-26% से ऊपर ही है। तो मेरे ख्याल से अगर थोड़ी सी भी वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ आती है और डेवलपमेंट होती है पाकिस्तान के अंदर, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है ये सेक्टर, और मेरे ख्याल से अभी भी इस सेक्टर ने सही तरह परफॉर्म किया नहीं है। बहुत ज़्यादा मल्टीपल्स पे बहुत अट्रैक्टिव है। अभी जो अभी आप जैसे आपने अभी ये बोला कि मुझे लग रहा है टेक्निकल स्फेयर मार्केट रुकी भी है, सही है, अब ये और ब्रेकआउट नहीं देगी, मेरे ख्याल से अपना जो ब्रेकआउट होगा मार्केट का वो सीमेंट सेक्टर ही देगा। ठीक है। एक्सीलेंट। एक्सीलेंट। फवाद भाई, जब हमने लास्ट टाइम बैंकिंग सेक्टर पे डिस्कशन की थी, तो उससे थोड़ा-सा पहले आपने बैंकिंग सेक्टर का एक एनालिसिस और रिपोर्ट भी रिलीज़ की थी, जिसमें आप लोग हैवी वेट थे, के ट्रेड का हैवी वेट था ऑन बैंकिंग सेक्टर। मैं अभी एक ही क्वेश्चन पूछूँगा ओवरऑल अबाउट द बैंकिंग सेक्टर। आप इस सेक्टर को एनालाइज़ करें, उसके बाद जो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं, उन्होंने जॉइन किया हुआ है, प्लीज़ अपना हैंड रेज़ करें। अगर क्वेश्चन पूछना है, तो नीचे एक क्वेश्चन की इमोजी वाला आइकॉन है, वहाँ क्लिक करके अपने क्वेश्चंस लिख दें। उनको मैं स्पॉटलाइट में भी ले आता हूँ, फिर फवाद भाई से भी पूछ लूँगा आपके बिहाफ़ पे। लेकिन उसके अलावा हैंड रेज़ करें तो आपको मैं यहाँ पे मॉडरेटर बनाऊँगा, देन आप आके
अपना क्वेश्चन डायरेक्टली फवाद भाई से पूछ लें। फवाद भाई, लेट्स गो टू द बैंकिंग सेक्टर। दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन, सो टेक as much time as you need to explain us about banking sector right ओके। अच्छा, तो लास्ट टाइम जब हमने बैंक डिस्कस किए थे, बहुत सारी एक मटेरियल रेगुलेटरी चेंजेस हो रही थी बैंकिंग सेक्टर के अंदर। उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ तो यही थी कि एडीआर टैक्स सारे बैंक को मीट करना था। उस वो स्टिपुलेशन ये थी कि अगर कि भाई आपके पास 100 रुपये 50% आपने एडीआर रीच करना था, तो फिर आपको कोई टैक्स नहीं मिलेगा। अगर 40 to 50% के बीच में है आपका एडीआर, तो फिर आपको एक सर्टेन परसेंटेज होती थी, और अगर उससे नीचे होते थे तो और आपको टैक्स देना पड़ रहा। गवर्नमेंट ने ये इसलिए किया था ताकि बैंक्स जो है वो मार्केट में लेंड करें। उनको नज़र आ रहा था कि जो हम लोग इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन कर रहे हैं, उससे मार्केट में सही तरह इम्पैक्ट नज़र आ नहीं रहा, और ग्रोथ नज़र आ नहीं रही है। तो इसलिए उन्होंने और थोड़ा स्ट्रिंजेंट ये कंडीशन रखी थी एडीआर टैक्स की, ताकि बैंक्स लेंड करें। बट बैंक्स फाउंड अ वे अराउंड। बैंक्स ने कुछ ऐसी बड़े इंस्टीट्यूशन से या म्यूचुअल फंड से उनको पैसे देना शुरू कर दिया, जो जिसके जिसके ऊपर उनको रिटर्न भी मिल जाता था। वो इन्वेस्ट करते थे, उनको स्प्रेड मिल जाता था। तो जो इम्पैक्ट डिजायर था वो इस तरह हो नहीं पा रहा था। तो गवर्नमेंट को भी रियलाइज हो गया कि भाई देखिए, इस तरह जो है आप किसी भी सेक्टर को फोर्स नहीं कर सकते कि भाई आप इस तरह धंधा करें या इस तरह काम करें। एक नॉर्म्स होते हैं हर सेक्टर के, और ये गवर्नमेंट को भी समझ आ गई कि भाई देखो, तरीके बहुत ज़्यादा है। बेहतर यही है कि हम लोग कुछ और पॉलिसीज़ या वो रेगुलेटरी चेंजेस करें, जिसकी वजह से हमें ये शॉर्ट टर्म जो है चीज़ें, उससे हम लोग थोड़े शील्ड हो जाए। फॉर इंस्टेंस, एक मैं आपको यूबीएल का एग्जांपल दे देता हूँ। सितंबर के अंदर यूबीएल के जो एडवांसेस थे वो सबसे लो थे, तकरीबन 27-28% के थे। और अक्टूबर तक, सही है, अक्टूबर तक उनका वो ये रेशियो 50% आ गया। तो लोग हैरान थे, मतलब 600-800 बिलियन आपने 1-1.5 महीने के अंदर कैसे आपने अप्रूव। अब उन्होंने कैसे किया, अब कुछ स्टेट ओन्ड एंटिटीज भी उसके अंदर थी, म्यूचुअल फंड्स भी थी, इन्वेस्टमेंट्स भी थी। तो बहुत सारी चीजें थी जिसके तहत उन्होंने हालत कर लिया, और वो सेफ हो गए। जब उन्होंने देखा कि भाई 2 महीने अभी पूरा एक क्वार्टर बाकी है और पहले ही वो पूरे हो गए, तो फिर उनको जाहिर सी बात है थोड़ा सा रैशनलाइज करने की जरूरत पड़ी। एक तो ये चीज़ है। उसके बाद दूसरी जो मेजर चेंज थी वो थी एमडीआर रिक्वायरमेंट, जो कि पहले इस्लामिक बैंक पे लागू नहीं होती थी, और अब जब लागू हो गई है तो उनको ये है कि उनका जो अर्निंग एसेट्स के का पूल है उसका, और जो प्रॉफिट जो देते हैं अपने डिपॉजिटर्स को, वो 75% होना चाहिए। तो पहले अगर लेट्स से कि 10% था, और मिनिमम जो बैंक्स को होता है वो 8.5% देना होता है, सही है। 1.5% का जो आपको मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायरमेंट होता था, वो थोड़ा वो कन्वेंशनल बैंक्स पे अप्लाई होता था, और ये इस्लामिक बैंक पे अप्लाई होता नहीं था। तो ये इस्लामिक बैंक के लिए इनिशियली थोड़ा सा नेगेटिव था, और वो ऐसे लग रहा था कि ज़्यादा नेगेटिव होगा, बट इस तरह की सिचुएशन ट्रांसफायर हुई नहीं। और ये कंडीशन के साथ साथ एक और भी चेंज हुआ था। वो ये हुआ था कि गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ओके फाइन, वी नॉट डूइंग द एडीआर टैक्स, बट वी विल रेज द कॉर्पोरेट टैक्स रेट। अगर पहले हम लोगों का जो इफेक्टिव टैक्स रेट था, कॉर्पोरेट टैक्स आपका 39% था, और 10% कॉर्पोरेट टैक्स था, वो 49 होता है। तो इसको इंक्रीज करके वो लेके लेके चले गए थे 54%। और फिर उन्होंने बोला कि अगले साल 53 हो जाएगा, फिर 52 हो जाएगा, और फिर ये इस तरह काम होगा। बट पॉइंट है कि एक बैंक की 50% अर्निंग गवर्नमेंट लेके जा रहा है टैक्स के अंदर। नो सेक्टर आई थिंक हैज एवर सीन सच अ हाई टैक्स रेट। तो यू कैन इमेजिन द अर्निंग्स दे आर मेकिंग एज वेल। और मैंने आई थिंक लास्ट टाइम भी इस पे मेंशन किया था कि भाई पिछले 2010 से या 2011-12 से आई थिंक कोई 1 या 2 साल होंगे जहाँ पे मटीरियल नेगेटिव अर्निंग्स हुई है बैंक्स। नहीं, ये सिर्फ 2 साल, उसके अंदर हमने 3 या 4 साइकिल्स भी देखी हैं कि इंटरेस्ट रेट ऊपर गए हैं, इंटरेस्ट रेट नीचे गए हैं, लेकिन बैंक्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है अपने आप को शील्ड करने में। बफर्स होते हैं, कैपिटल बफर्स होते हैं, डिपॉजिट ग्रोथ होती है। तो अभी, और अच्छा, ये हो गया 2024 का एंड। उसके बाद सारी नजरें जो थी बैंकों के रिजल्ट की थी पहले क्वार्टर की, जो कि मार्च का खत्म हुआ। ये उस वक्त सही कहानी पता चलती कि भाई कौन से बैंक ने कैसा
परफॉर्म किया है। अब सबको पता है कि इस तरह जब इंटरेस्ट रेट पहले बैंक 22% पे कमा रहा था इन्वेस्टमेंट्स पे, सही है, इंटरेस्ट रेट भी उसके ऊपर, स्प्रेड भी उसके ऊपर चार्ज कर रहा था। अब उनकी जाहिर सी बात है 12% से उन्होंने 11% से उन्होंने इंटरेस्ट रेट काट दिया, 11% में हम लोग अभी खड़े हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी इन्वेस्टमेंट यील्ड भी नीचे आना शुरू। हाउ टू टैकल दिस? देयर इज ओनली वन वे टू टैकल दिस, सही है, दिस इज डिपॉजिट ग्रोथ, और वो आपकी करंट अकाउंट ग्रोथ। जो बैंक इस साल अपने करंट अकाउंट सही मानों में इंक्रीज कर सकता है, सही है, वो आगे बढ़ेगा, अपनी कॉस्ट रिड्यूस कर सकेगा, और अपनी जो अर्निंग यील्ड है वो थोड़ी बहुत मेंटेन कर सकेगा डिस्पाइट द डिक्लाइन। और मेंटेन नहीं मतलब जो उसका डिक्लाइन है वो लिमिट कर दे। तो इसके अंदर जब हमने फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट देखे, उसके अंदर कुछ बैंक से जिनकी मतलब इंडस्ट्री की ग्रोथ से सिग्निफिकेंटली हाई ग्रोथ, और उनके जो नंबर्स थे वो भी सिग्निफिकेंटली हाई थे। जो पिछले साल उन्होंने इन्वेस्टमेंट बुक में कमाया था, वो उसका बफर इतने ज्यादा खड़े थे कि उन्होंने वो अर्निंग दी है जो उन्होंने पिछले 5 साल में नहीं दी होगी। रिकॉर्ड अर्निंग्स भी आई हैं इस क्वार्टर, हमने देखी। सही है, तो अब ये एक चीज होगी, और ये क्लैरिफाई हो गया तो करंट अकाउंट किसने है। पहला क्वार्टर खत्म हो गया। अब आपको एक और भी चीज बता दो चल, जो इंटरेस्ट रेट हमारे डिक्लाइन हुआ है, लास्ट डिक्लाइन हुआ है पिछले महीने जो मॉनेटरी पॉलिसी हुई थी, उसके अंदर 100 बेसिस पॉइंट। अमूमन जो इनकी बैंक्स की इन्वेस्टमेंट की यील्ड होती है, इन्वेस्टमेंट्स और एडवांसेस की जो रीप्राइसिंग लैग होता है, वो तकरीबन होता है, हर बैंक का थोड़ा अलग होता है। कुछ बैंक का 3 महीने में पूरा रीप्राइस हो जाता है, कि पहले 12 को कमा रहे थे, अब वो 10 कमा रहे हैं, तो बाय द टाइम उसकी अर्निंग्स रिफ्लेक्ट होती है 2 महीने लग जाते हैं या 3 महीने लग जाते हैं, सही है। तो कुछ बैंक्स का ये 6 महीने का होता है, कुछ बैंक्स का 9 महीने का होता है। तो हमें लगता है कि सितंबर के जो रिजल्ट आएंगे वो वर्स्ट केस सिनारियो होगा बैंक्स का। और वर्स्ट केस सिनारियो मतलब सही है, अर्निंग्स ईयर ऑन ईयर हो सकता है मतलब सेम हो, बट इन टर्म्स ऑफ रीप्राइसिंग मुझे लगता है कि सितंबर में जो बैंक का रिजल्ट आएगा ना, वो होगा कि उससे नीचे नहीं जाएगा। उस टाइम पे हम लोग सारे जो इम्पैक्ट है एमडीआर के और एडिशनल टैक्स के, ये सारा इम्पैक्ट हम लोग देखते हैं। तो और जून में तो ऑलरेडी हम लोग आ चुके हैं। अभी तक जो बैंक से हमारी बातें हो रही है वो ये हो रही है कि भाई पहला क्वार्टर हमने बहुत अच्छा संभाला है, सेकंड क्वार्टर जो हमने डिपॉजिट ग्रोथ करनी थी वो ऑन ट्रैक है, हम लोग ब्रांचें खोल रहे हैं, हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम लोग अपनी कॉस्ट कर रहे हैं, और हम लोग जो ग्रोथ ला रहे हैं वो सिर्फ करंट अकाउंट में लेके आ रहे हैं। ये एक बैंक के रिजल्ट्स में भी नजर आया है हमने। तो मुझे लगता है कि अभी भी इस सेक्टर को अच्छा खासा आपको वेट देना चाहिए, और मैं अभी भी इस सेक्टर पे ओवरवेट हूँ डिस्पाइट ऑल द नेगेटिव सेक्टर। एंड incorporating these into my evaluations, we still see significant upside in all banks. एक्सीलेंट। अभी प्लीज जिसने भी क्वेश्चन पूछना है प्लीज हैंड रेज करें, फिर मैं आपको मॉडरेटर बनाता हूँ। मीन टाइम देर आर सम क्वेश्चंस इन द चैट। फाद भाई, सबसे पहला साद नकी खान साहब का है, वो कहते हैं कि एचबीएल जो है ये 12% डिविडेंड यील्ड ऑफर करता है। सो आपके ख्याल में इसकी जो करंट प्राइस पे वैल्यूएशन क्या है, सेट सर, किया? मेरे ख्याल से देखिए, HBL इज पाकिस्तान लार्जेस्ट बैंक, और असूलन द पाकिस्तान लार्जेस्ट बैंक शुड आल्सो बी द पाकिस्तान मोस्ट वैल्यूएबल बैंक। But जाहिर सी बात है, the bank has come through a lot of things over the past, let's say 5 or 6 years. उनको कुछ टाइम लगा था, कुछ सेटबैक्स हुए थे, जिससे रिकवर करने में उनको थोड़ा टाइम लगा, बट इट्स गोइंग टुवर्ड्स a bright future. Also, HBL बैंक की जो मैनेजमेंट है, सही है, that is very much in line with the government of Pakistan. तो बहुत सारी उनको चीज़ें ऐसी भी करनी होती हैं कि हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो बैंक के लिए, बट बिकॉज दे वांट टू सपोर्ट पाकिस्तान, दे वांट टू डू दिस। फॉर इंस्टेंस, एग्रीकल्चर सेक्टर में एचबीएल बैंक हैज अ वेरी बिग एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ लेंडिंग। वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल सेक्टर नहीं है, सही है, लेकिन फिर भी वो करता है बिकॉज पाकिस्तान का इकोनॉमी का बेडरॉक जो है वो है अभी एग्रीकल्चर अभी तक। हाँ, मुझे पता है कि हमारे सर्विस सेक्टर ने बहुत ग्रोथ किया है, मुझे पता है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी भी परसेंटेज थोड़ी इंक्रीज हुई है, लेकिन एग्रीकल्चर अभी भी बेडरॉक रहता है। हमारा जो फार्मर है वो हमारे लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। उसको सपोर्ट करने के लिए जब बैंक आता है, जाहिर सी बात है, जैसे डिसीजन होते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होते।
बट एक पॉजिटिव चीज आप इसके अंदर देखें तो जो बैंक की डिविडेंड यील्ड इस साल होगी वो हो सकता है थोड़ी बेहतर। लास्ट ईयर एचबीएन 4 रुपए डिविडेंड दे रहा था हर क्वार्टर, इस दफा उन्होंने पहले क्वार्टर में 4.5, और उम्मीद है कि अगले क्वार्टर में या तो हाई हल्का सा इंक्रीज होता जाएगा या फिर ये मेंटेन रहेगा। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है। जहाँ तक रही वैल्यूएशन की बात, एचबीएल की वैल्यूएशन पहले भी अवेलेबल थी और अभी भी अवेलेबल है। तो ये स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस में वो ट्रांसलेट नहीं होता, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी एंड अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑल टुगेदर, बिकॉज उसके अंदर ट्रेडिंग एलिमेंट भी आ जाता है जिसके ऊपर मैं कमेंट करना नहीं चाहता हूँ राइट नाउ। हम लोग से फंडामेंटल्स पे बात करेंगे, और फंडामेंटली अगर मुझसे आप बैंक की वैल्यू पूछेंगे तो मुझे लगता है कि बैंक की मेरी जो टारगेट प्राइस है वो तकरीबन है 250 रुपये। फवाद भाई, साकिब का क्वेश्चन है कि अगर आपको 2 या 4 बैंक्स पिक करने पड़े मीडियम टर्म के लिए, तो आपकी टॉप पिक्स कौन-सी होंगी? सर राइट नाउ अगर मैं कोई बैंक चूज करूंगा, मुझे लगता है कि बैंक अल फलाह, मीज़ान बैंक और यूबीएल, ये बैंक मेरे टॉप 3 पिक्स होंगे। अगर इसके बाद भी आपको ऑल बैंक्स अक्यूमुलेट करने हैं तो बैंक अल हबीब और हबीब मेट्रो बैंक, इनको भी देख सकते हैं। हबीब मेट्रो हमारी ऑफिशियल कवरेज में नहीं है, बट उसके रिजल्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं और मेरे ख्याल से इनकी जो डिविडेंड यील्ड भी है वो भी काफ़ी अच्छी है। एंड देन आई वुड अर्ज यू, ये भी हमारी कवरेज में नहीं है अभी, लेकिन नेशनल बैंक को देखना ज़रूर बनता है, बिकॉज नेशनल बैंक का सबसे बड़ा जो इशू था पिछले कई सालों से वो यही था। कई साल में 5 साल हो गए इस बार को। वो था पेंशन केस, जो कि अब रिजॉल्व हो गया है, उसकी पेनल्टी चली गई है, बैंक के ऊपर कोई ओवरहैंग नहीं है राइट नाउ। परफॉर्म भी अच्छा कर रहा है, ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी भी अब वापस आ गई है, विच ओपन्स वे फॉर कंसिस्टेंट डिविडेंड्स नाउ। और हो सकता है इस साल भी उन्होंने मेरे ख्याल से 7 या 8 रुपये दिया, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं किया, बहुत स्ट्रॉन्ग डिविडेंड दिया था। और ये 2025 के एंड के अंदर भी मेरे ख्याल से बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिविडेंड देंगे। और मुझे लगता है कि ये अभी भी बैंक बहुत ही अंडर वैल्यूड है, और इसकी प्राइस टू बुक अगर रेशियो देखें, अभी भी मेरे ख्याल से ये होगा तकरीबन 0.5 या 0.6 पे ट्रेड कर रहा होगा। पाकिस्तान सेकंड लार्जेस्ट बैंक, दो पाकिस्तान के लार्जेस्ट बैंक जो है, एक 0.5 पे ट्रेड कर रहा है, एक 0.6 पे ट्रेड कर रहा है, तो इन दोनों को मेरे ख्याल से देखना चाहिए। अगला क्वेश्चन साकिब हुसैन का है, वो कह रहे हैं कि बैंक को खरीदने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो फाइनेंशियल रेशियो है वो कौन-सी है? मेरे ख्याल से प्राइस टू बुक रेशियो, जो कि एक बैंक की बुक वैल्यू होती है और जो उसकी करंट प्राइस है। आप ये इसको ट्रैक करें, पाकिस्तान पे ये मेजर बहुत ही वाइडली यूज्ड है। और हम लोग जो अपनी वैल्यूएशन करके, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले टारगेट प्राइस बताई थी, अगर हम लोग वैल्यूएशन भी करते हैं वो उसके ऊपर हम लोग यही इनकॉर्पोरेट करते हैं कि ग्रोथ इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो वो जस्टिफाइड प्राइस टू बुक बन जाता है। लेकिन अगर आप कोई लेमैन है और उसको एक्स्ट्रा एनालाइज करना है तो प्राइस टू बुक रेशियो इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन पाकिस्तानी बैंक फैटर्निटी। सही। आसिफ का ही अगला क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी चेक द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर अ पाकिस्तानी लिस्टेड बैंक? देखिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, और इसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो हम लोग जो फॉर्मूलाज में वैल्यूएशन में यूज कर रहे होते हैं वो उसमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये एक डिफरेंट चीज़ है। बैंक्स की अगर सिर्फ आपने इक्विटी चेक करनी है तो सिर्फ आप उसको प्रॉफिटेबिलिटी इक्विटी डिवाइड कर दें तो आपका आरओई आ जाता है। आरओई से आप मेजर कर सकते हैं परफॉर्मेंस से। फवाद भाई, साद नकी पूछ रहे हैं कि जो फॉरेनर इन्वेस्टर्स हैं, आपके ख्याल में वो अभी भी पीएसएक्स में इंटरेस्टेड हैं? अगर हैं तो आपको कौन से ऐसे पोटेंशियल लाइक सेक्टर्स हैं जहां पे, या इन्वेस्टमेंट्स हैं जहां पे आपको लगता है कि कुछ लिक्विडिटी आ रही है? देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर जो पाकिस्तान के अंदर हमेशा से मार खाता है वो खाता है डिवैल्यूएशन। और पिछले 2 साल के अंदर जो डिवैल्यूएशन हुई है उसके अंदर बहुत नेगेटिव उन्होंने मार्क करे। तो जब वो देखते हैं कि पाकिस्तान के रिजर्व बेहतर हो रहे हैं, एक्सटर्नल अकाउंट पे इतने प्रेशर नहीं है और इस तरह की डिवैल्यूएशन से अभी फोर्सीबल फ्यूचर के लिए नहीं आएगी, तो फिर उनका माइंड वापस बनता है कि हाँ, हमें पाकिस्तान को देखना चाहिए। बिकॉज पाकिस्तान मार्केट ने पिछले 2 साल के अंदर जो रिटर्न दिए हैं, जब वो इंटरनेशनल मार्केट में आता है ना, बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट, और फंड मैनेजर के पास वो कंट्री नहीं होता अपने पोर्टफोलियो के अंदर, तो उनके ऊपर प्रॉब्लम हो जाती है। भाई इसको बेस्ट परफॉर्मिंग एक 54% दिए, एक 84% दिया, आप क्यों नहीं डाल रहे पैसे इसमें? मुझे अंदाजा है कि बहुत ही स्मॉल पोर्शन होता है,
बट जैसी स्टेबिलिटी आती है पाकिस्तान के अंदर और थोड़ी सी भी स्टेबिलिटी आती है, पाकिस्तान वापस होता है। और जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि के ट्रेड के प्लेटफॉर्म से पिछले अभी कुछ 3 या 4 हफ्ते पहले आप हमारे वो भी चेक कर सकते हैं, लिंक्डइन पेज भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी पूरी डिटेल दी गई है कौन कौन सी कंपनीज हम लोग लेके गए थे, कौन कौन सी कंपनीज में इंटरेस्ट था और गोरा क्या बातें कर रहा है। तो 2 हमने रिपोर्टें भी निकाली थी, एक हमारे चेयरमैन साहब ने लिखी थी, एक हमने लिखी थी। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पेज पे भी, उसके बाद भी आपके पास सवाल है तो आप हमें डायरेक्ट रीच आउट कर लीजिएगा। फवाद भाई, एक सिराज साहब का बड़ा लंबा क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं एक्सपर्ट्स ऑफ्टन सजेस्ट दैट पीबी रेशियो इज अ की मैट्रिक व्हेन evaluating banking stocks. Based on this measure, stocks like National Bank, Habib Bank, Bank Al Falah, Bank Al Habib appear quite attractive. However, it's worth noting that UBL, despite having relatively high PB ratio, has delivered strong return. Given this, how should we approach the evaluation of banking stock? Should we rely primarily on PB ratio or consider other factors as well? अब देखिए सर, देखिए मैं आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है। और यूबीएल की वैल्यूएशन जैसे आपने बोला बहुत हाई हो गई है, प्राइस टू बुक उसका ऑलमोस्ट अप्रोचिंग 2। अब इस मोमेंट में या तो हम लोग जाते हैं पीछे और देखते हैं कि भाई पहले जमाने के अंदर यूबीएल के प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता था और अभी क्या करता है। अब फॉर एग्जांपल मीज़ान यूज्ड टू ट्रेड एट 2.2 से ऊपर पे मल्टीपल पे ट्रेड करता, प्राइस टू बुक मल्टीपल मीज़ान में। और वो यही था कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी अच्छी थी, एमडीआर उस पे अप्लाई नहीं होता था, डिपॉजिट ग्रोथ भी कर रहा। डिपॉजिट ग्रोथ इज द वे, डिपॉजिट ग्रोथ इज व्हाट यू सी फॉर अ बैंक दैट इट इज अ ग्रोइंग बैंक। सही है, ये एक की मैट्रिक्स आप देखें। तो अब हम लोग अगर यूबीएल को देखें और वो अपने उसके ऊपर भी आ गया है, लेट्स से कि हिस्टोरिक प्राइस तो उसका 1.7 था या 1.5 था, अभी 1.7 या 1.8 पे ट्रेड कर रहा है। तो उसका यही मतलब है कि बैंक के अंदर फ्यूचर के अंदर भी बहुत ही पॉजिटिविटी नजर आ रही हो, इन्वेस्टर को वो नजर आ रहा है और इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है उसके अंदर। इसका एक रीजन यूबीएल का रीजन ये है, यूबीएल डिविडेंड यील्ड भी ऑफर कर रहा था, अब वो डिपॉजिट ग्रोथ भी उसकी सबसे हाई है, आरओई भी उसका अच्छा है, पे आउट भी कर रहा है और प्राइस टू बुक फिर ये मैटर नहीं करता। फिर तीसरी तीसरी तीन इसकी वजह से इसका प्राइस टू बुक जो है वो हिस्ट्री से और ऊपर आ रहा है। फवाद भाई, एक क्वेश्चन है मोहित का कि व्हाई हैव नॉट अदर बैंक्स टेकन द एडवांटेज ऑफ ओमो ओएमओ बोरोइंग लाइक यूबीएल। और दूसरा इनका क्वेश्चन है एसएनबीएल इज ट्रेडिंग मच बिलो other banks valuation wise while they are also expanding aggressively. How do you see their future? सर जहाँ तक मैंने, एसएनबीएल हमारी एक्टिव कवरेज में नहीं है और इसका एक बहुत अच्छा रीज़न भी है कि वो इतना अग्रेसिवली जिस तरह ये कह रहे हैं कि ग्रो हो नहीं रहा है, ना हमें वो डिपॉजिट ग्रोथ में नज़र आ रहा है, ना उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में नज़र आ रहा है और ना उसका प्राइस टू बुक मल्टीपल में नज़र आ रहा है। तो मेरे ख्याल से दैट इज द रीज़न व्हाई इट्स सो अंडरवैल्यूड एंड नॉट ट्रेडेड ऑन द मार्केट एज वाइडली एज एवर। Hmm. और इससे पहले क्या सब। ओमो हाँ, यूपीएल ने जो एक अब ओमो से देखिए, फायदा उठाया। आप देखिए इसके ऊपर कमेंट करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बिकॉज ये जाहिर सी बात है मैनेजमेंट का डिसीजन होता है। यूजली जो हमारी बैंकिंग की फ्रेटर्निटी है वो काफ़ी रिस्क अवर्स चलती है। एक ये फैक्टर होता है कि हाँ हम एडिशनल रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, फॉर इंस्टेंस कुछ कंपनीज होती हैं, फंड्स लेने होते हैं, लैंडिंग करनी होती है और हमारी हिस्ट्री रही है कि बहुत सारी कंपनीज को अगर पैसा दे दिया उन्होंने परफॉर्म नहीं किया या बैठ गई तो फिर बैंक से सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आ जाता है। दैट सेड, जो इन्होंने किया है वॉज एन अपॉर्चुनिटी, इसके ऊपर एक स्प्रेड अवेलेबल था जो उन्होंने यूटिलाइज किया, इसके अगेंस्ट कोई रेगुलेशन नहीं थी, जो इन्होंने काम किया है उनको अपॉर्चुनिटी नजर आई और उन्होंने कर दिया। ये मैनेजमेंट के ऊपर है कि हाउ अग्रेसिव दे वांट टू बी एंड इट दिस वाज आल्सो लेड बाय द सीनियर मैनेजमेंट ऑफ यूबीएल, इट वाज देयर प्रेरोगेटिव। और सारे बैंकों ने बहुत ही क्वेश्चन मार्क उठाया था, ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सही नहीं कर रहे हैं, मार्केट खराब कर रहे हैं। रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू, profitability is there, deposit growth is there, the dividend is there. So I don't know, इस पे
ये दूसरे बैंक्स को बिल्कुल क्वेश्चन करना चाहिए, हर किसी की फिलॉसफी अलग होती है, बट ये मैनेजमेंट आपको ज़्यादा बेहतर बताएगी। फवाद भाई, अहमद जान का क्वेश्चन है कि बैंकिंग सेक्टर ने अपने आप को इतना करेक्ट नहीं किया जितना मार्केट में बहुत सारे अदर सेक्टर्स ने किया है, तो आपके ख्याल में कुछ घबराना चाहिए या इट्स फाइन? मेरे ख्याल से देखें, अगर आप लोगों ने पहला वाला देखा होता ना खिजर भाई के साथ जो हमारी डिस्कशन हुई थी लास्ट टाइम वाली, उसमें आपको पता था, मैंने शुरू में फिर से बताया था कि भाई देखें इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है या नीचे जाता है, पाकिस्तान के अंदर जो बैंक्स है ये गवर्नमेंट के पार्टनर्स हैं, दे कैन नॉट वर्क विदाउट ईच अदर। हम्म। सही है, तो दैट्स व्हाई बैंक्स विल ऑलवेज मेक मनी, और पिछली ये हमारे पास हिस्ट्री है। आप इनकी प्रॉफिटेबिलिटी निकाल के देखिए सारे बैंकों को मिला, पिछले 10 साल की या 12 साल, 1 या 2 साल होंगे जहाँ पे एक्चुअली प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज होगी, वरना हर साल जो है कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ। इस साल भी हमें लग रहा था कि कुछ बैंक ऐसे हैं जो कि इम्पैक्ट होंगे, बट जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह डिपॉजिट ग्रोथ हो रही है, अगर इकोनॉमी भी चलना शुरू हो गई, और जो अभी जो सुनने में आ रहा है कि हर कोई बहुत ही पॉजिटिव स्प्रेड पे काम कर रहा है इन टर्म्स ऑफ द लेंडिंग, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि पहले अगर हम लोग 5 से 10% डिक्लाइन देख रहे थे प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर, वो भी और कम हो जाएगा, हो सकता है ब्रेक इवन भी हो, सही। जिस तरह भी चीज़ें जा रही अच्छा, ये माजिद का क्वेश्चन है कि अलाइड बैंक को आप किस तरह देखते हैं, एबीएल को? हैं। ABL भी इज वन ऑफ दोज बैंक्स, आप देखें अगर दूसरे बैंकों की ग्रोथ देखें तो उससे अगर कंपेयर करें तो वो ग्रोथ हमें ABL में नजर नहीं है। दैट इज द ओनली, थोड़ा सा पैसिव है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है, एक सस्टेन लेवल पे ग्रो कर रहा है, वो करता रहेगा। साथ का क्वेश्चन है कि बैंक्स लाइक मिज़ान काफ़ी पॉपुलर हैं ओवरसीज में। कोई ऐसा चांस है कि कोई फॉरेन बैंक्स जैसे यूएई में या अदर कंट्री से इनके साथ कोई मिज़ान बैंक के साथ स्ट्रेटजिक अलायंस कर लें या पाकिस्तानी बैंक्स के साथ? तो ये मुझे नहीं पता कि अलायंस से क्या मकसद है या। बहुत ही इस पे मैं बिल्कुल भी कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन आई डोंट नो, अभी ऐसा तो नहीं है कि अगर उनको कोई स्ट्रेटेजिक स्टेक किसी समझ आ रहा है, स्ट्रेटेजिक स्टेक की बात कर रहे हैं, तो वो भी पाकिस्तान के अंदर जिस सिचुएशन से हम लोग अभी अभी गुजरे, मेरे ख्याल से कोई फॉरेन इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा कीन नहीं होगा कि, हम्म। बिकॉज उसके दिमाग में होगा कि ऐसी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर हो सकती हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन क्रिप्टो पे है और मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ, सोच भी रहा था अभी के अली फरीद साहब से एक डिस्कशन करते हैं क्रिप्टो पे। मैं उनको देख रहा हूँ, पिछले वो तकरीबन कोई 1.5-2 साल से वो क्रिप्टो के ऊपर वो काफ़ी लिख भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, तो उनसे एक सेशन करते हैं अमरेज। साद अनवर का क्वेश्चन है कि क्रिप्टो की जो पाकिस्तान में बातें हो रही हैं, थोड़ी सी पॉपुलैरिटी आ रही है, तो इससे कोई बैंक्स का कुछ इम्पैक्ट आएगा या हाउ आर बैंक्स पोजीशन टू टैकल दिस अपराइज इन क्रिप्टो? देखिए क्रिप्टो अपराइज, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जो फॉर्मल सेक्टर में बैंकिंग में काम कर रहे हैं, उनको ये भी देखना पड़ेगा कि जिन चैनल्स के थ्रू आप, यही होगा ना कि आपकी डेली ट्रांजैक्शंस जो है वो क्रिप्टो में होना शुरू हो जाए, आपकी जो हम्म। कंपनी पेमेंट्स है वो क्रिप्टो में होना शुरू हो। मेरे ख्याल से we're still at least 3 to 5 years away from that. अभी I think government ने notice ले लिया है, it is on the radar, there is work being done on it and there are international consultants in it as well. But जब ये implement होगा, मेरे ख्याल से हो सकता है banks are also included in that particular thing and they also start offering something on the crypto front. So अगर जब ये होगा तो फिर मेरे ख्याल से there is an avenue for the banks to earn money as well. तो किस तरह पैन आउट होगा ये हमें देखना पड़ेगा, बट राइट नाउ मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा थ्रेट नहीं है। फवाद भाई, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन रीजन बैंक्स आर वैल्यूड एट प्राइस टू बुक एंड नॉट प्राइस टू अर्निंग्स? देखिए प्राइम, देखिए इक्विटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं जो कि इनकैप्सुलेट कर रहा होता है बैंक की परफॉर्मेंस। बैंक की परफॉर्मेंस के अंदर बैलेंस शीट के भी एलिमेंट्स होते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस के भी एलिमेंट होते हैं। तो जो इक्विटी होती है बैंक की, वो हर चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही होती है, दैट्स वाई हम लोग प्राइस टू बुक ज़्यादा यूज़ करते हैं पाकिस्तान के अंदर।
इंटरनेशनली बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे वैल्यूएशन टेक्निक्स होती हैं जो यूज़ कर सकते हैं। और जैसे एक बहुत सारे लोग जो एनालाइज करते हैं विच बैंक इज बेटर, वो एक कैमल्स का मेथड होता है, वो भी यूज़ करते हैं। और डू पॉइंट एनालिसिस होती है, वो भी यूज़ करते हैं। हम लोग यहाँ पे बिकॉज इक्विटी हमारे पास इंफॉर्मेशन भी लिमिटेड होती है और डिस्क्लोजर्स भी लिमिटेड होते हैं, इसलिए जो ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है वो प्राइस में होता है। How do you see valuation of UBL and its merger with the Silk Bank? अगला क्वेश्चन यूबीएल का ही है, वो भी मैं पूछ जी। लेता हूँ. हाउ डू यू सी यूबीएल इन लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट? आर देयर अर्निंग्स सस्टेनेबल? सो दोनों यूबीएल के बारे में, एक तो इनके मर्जर के और सिल्क बैंक और इसकी वैल्यूएशन, दूसरा यूबीएल की लो इंटरेस्ट रेट में जो एक उनकी परफॉर्मेंस हो सकती है. देखिए इनकी मेरे ख्याल से यूबीएल हैज आउट परफॉर्म द मार्केट। उसका एक ये फैक्टर था कि मार्च की जो बैलेंस शीट आई थी उसके अंदर सिल्क बैंक इंक्लूडेड था ऑलरेडी। तो उसकी जो बुक वैल्यू के अंदर इंक्रीज भी देखा वो दो चीज़ों की वजह से था। एक तो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज था, प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर सिल्क बैंक भी आ गया होगा थोड़ा बहुत। अगर तो प्रॉफिटेबिलिटी निकली होगी वहाँ से, बिकॉज उसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो कि ओवरऑल बैंक इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, बट उनके कुछ पोर्टफोलियोज ऐसे थे। फॉर इंस्टेंस द क्रेडिट कार्ड सिल्क बैंक का बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मिंग एरिया था। तो वो एक ऐसा एरिया कि उसको यूबीएल ने कैपिटलाइज किया होगा, बट फॉरन फॉरन इसका इतना इम्पैक्ट नजर नहीं आएगा। इट्स गोना टेक एटलीस्ट 2 to 3 क्वार्टर्स जब हमें क्लियर इम्पैक्ट पता चलना शुरू हो गया, टैक्स क्रेडिट मिला इनको नहीं मिला, ये सारी चीज़ें देखेंगे तो फिर उसका सेल बैंक का इम्पैक्ट का पता चलेगा हमें कि कैसे इनकॉर्पोरेट हो गया और वो हम यूबीएल के लिए क्या कर रहा है। बात रही दूसरा सवाल क्या था सर, लो इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट। लो इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में देखिए आपके बैंक के अंदर तीन होती है जो मेन कॉस्ट होती है आपकी। एक तो होती है आपकी फिक्स डिपॉजिट्स, एक होते हैं सेविंग डिपॉजिट्स, और एक होते हैं करंट अकाउंट जिस पे आपको कोई कॉस्ट नहीं देनी। जो फिक्स्ड और सेविंग का परसेंटेज है वो यूपीएल का आई थिंक वुड बी द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री। दे हैव द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ करंट। जब आपको पूरे डिपॉजिट बेस में 58% पे कॉस्ट देनी नहीं है, जाहिर सी बात है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइव होगी। दूसरी बात, जैसे अभी किसी और ने भी पूछा था कि ओमो पे यूबीएल ने कैसे कर दिया और वो नहीं किया, वो जब उन्होंने ओमो के ऊपर काम किया इतना बड़ा उनके पास कैपिटल गेन खड़ा हो गया है कि वो पूरे साल यूटिलाइज कर सकते हैं, और वो हमने देखा भी है, पहले क्वार्टर यूटिलाइज किया है। 29 रुपीज़ की उसकी अर्निंग है। अपनी मरे अगर आप रीप्राइसिंग भी ले लें कि पहले अगर वो 22% कमा रहे थे आप 15% कमा रहे होंगे या 16% कमा रहे होंगे, वो कॉपरेट करके भी जो डिक्लाइन आता है वो फिर भी साल का जो रिफ्लेक्ट होगा वो मेरे ख्याल से तो अर्निंग ग्रोथ ही होगा यूबीआई। तो इस तरह मिटिगेट करते हैं लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में। फवाद भाई, दो क्वेश्चन है आसफ हुसैन का और एक शाह साहब का, वो पूछ रहे हैं फैसल बैंक के बारे में क्या पूछ रहे हैं? कि ओवरऑल फैसल बैंक का क्या व्यू है. जैसे वो जब ये नई रेगुलेशन आई थी तो उसके बाद उसने बिल्कुल मूवमेंट नहीं दिखाई फैसल बैंक ने. देखिए ये रेगुलेशन आने से पहले जब फैसल बैंक को मल्टीपल असाइन हुए जा रहे थे फ्यूचर के, वो यही हो रहे थे कि भाई ये एक बैंक है, इस्लामिक बैंक हो गया है। इस्लामिक बैंक की एक अलग किस्म की ग्रोथ हो रही है जो कि हमने मीज़ान के अंदर देखी है, और हमें लगता है कि ये इतना बड़ा बैंक है कि ये अपना नेटवर्क यूटिलाइज कर सकता है, एक्सपैंड कर सकता है, ग्रो कर सकता है। लेकिन जब से ये इस्लामिक हुआ है, 2-3 मटीरियल एडीआर वाला टैक्स, हालांकि बैंक को एडीआर का कभी मसला नहीं है। तहसील हैज ऑलवेज बिन अ लेंडिंग बैंक, और अभी मेरे ख्याल से इनकी जो लेंडिंग परसेंटेज है काफ़ी हाई है। um, लेकिन जो इसकी मेन जो इसका हिंड्रेंस था वो वही था कि इसको ये कह दिया गया था कि जो ये एनडीआर की रेगुलेशन चेंज हो, उसकी बाद से हालांकि हो सकता है कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े इस कमिंग ईयर। लेकिन जो डिपॉजिट ग्रोथ एक मेजर होता है इस्लामिक बैंक का, जो कि हमने हमें सिखाया है मीज़ान बैंक की ग्रोथ में, तो वो एलिमेंट हमें अभी इसकी ग्रोथ में नजर आ नहीं रहा है। हो सकता है कि 1 से 2 क्वार्टर में ये इंक्रीज होते हैं और फिर हो सकता है वैल्यूएशन अनलॉक हो जाए, लेकिन इसी यही वजह है कि इसकी जो प्राइस जो है वो वही 48 की 48 है पिछले तकरीबन 6 महीने से। हम्म.
फवाद भाई, एक बैंकिंग सेक्टर से हटके भी क्वेश्चन है अबाउट फर्टिलाइजर सेक्टर हम्म। कि इसके बारे में क्या व्यू है, क्योंकि अभी काफ़ी डिस्कशंस चल रही हैं फर्टिलाइज़र के बारे में कि इन्वेंट्री ज़्यादा है और जो फार्मर्स हैं वो यूटिलाइज कम कर रहे हैं फर्टिलाइजर जो है। सो इसके बारे में आपका क्या व्यू है आने वाले दिनों में? बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं उन्होंने मार भी खाई है अभी फर्टिलाइजर वाले स्टॉक्स ने। देखिए इन चीज़ों के अंदर जो है फर्टिलाइजर के अंदर बेसिकली दो मेन मेन कंपनीज हो गई। एक आपकी एफएफसी हो गई है और एक इफर्ट हो गई है, एक फार्मा फर्टिलाइजर है। तो बहुत सारी इस पिछले 8 से 9 महीनों के अंदर फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर बहुत सारी मर्जर्स एंड एक्विजिशन हुई हैं, डेवलपमेंट हुई है। तो इन सब चीज़ों का कंसोलिडेशन का टाइम है और मुझे लगता है कि फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, फाइनेंशियल परस्पेक्टिव, इसको तकरीबन 3 से 6 महीने और लगेंगे कंप्लीटली कंसोलिडेट होने के। ये तो एक मैं अलग से चीज़ बता रहा हूँ, जो इनका सवाल है उसको अब मैं आंसर करता जाता हूँ। साल के अंदर 2 सीजन होते हैं जहाँ पे फर्टिलाइजर की सेल ज़्यादा होती है। एक ये अभी सीजन आ गया है और एक होता है विंटर के टाइम पे, होता है सितंबर अक्टूबर के टाइम पे। आप बात सही है आपकी, इन्वेंट्री पड़ी हुई है हमारे पास फर्टिलाइजर के अंदर और कुछ जो हमारे क्रॉप्स हैं उसके अंदर भी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, तो फिर गवर्नमेंट मिल वालों को बोल रही है कि पहले वो यूटिलाइज करें, उसके बाद फिर और फर्टिलाइजर, फिर और उसके बाद लोकल जो फार्मर से आप लेना शुरू करें। जाहिर सी बात है, दिस विल इम्पैक्ट द सेक्टर, इट इज़ गोइंग टू बी स्लाइटली सबड्यूड, बट मेरे ख्याल से वो हमें वैल्यूएशन और प्राइसेस ऑलरेडी नजर आ गया है, बिकॉज कुछ सेक्टर्स हैं, फॉर इंस्टेंस एनर्जी सेक्टर जिसने फिनॉमिनली परफॉर्म किया ओवर द पास्ट 4 और 5 मंथ्स, फर्टिलाइजर सेक्टर ने इस तरह परफॉर्म नहीं किया। जो दिसंबर में उन्होंने परफॉर्म किया था उसके बाद फिर एक भी स्टेडी फेस है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे गए। और अभी कंसोलिडेशन फेज है इसके अंदर। फवाद भाई, आई वाज गोइंग टू मेक इट माय लास्ट क्वेश्चन, बट अभी एक सिराज खोजा साहब ने पूछा है, व्हाट द वैल्यूएशन डू यू कंसीडर फॉर BAFL, BAHL and NBP in next 1 or 2 years? अच्छा, आई स्टार्ट विद, देखिए बैंक BFL। हम्म। बैंकल हबीब जो है ना, ये स्टडी स्टडी ग्रोथ, स्टडी ग्रोथ इनका है साल के भाई, अपनी ब्रांचेस हमने खोलनी खोलनी है। ये नहीं कि हम लोग नई टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, ये है ट्रेडिशनल बैंकर्स और ये है धंधे वाले। सही है, ये पैसा वहीं पे डालेंगे और वहीं पे अपना बिजनेस मेंटेन करेंगे। आज भी अगर कोई कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, वो बोलती है कि, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि ट्रेड बिजनेस के अंदर जो ये जो फी कमाते हैं, वो प्रॉब्ली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द इंडस्ट्री। कोई कंपनी अगर किसी को कोई एलसी खुलवानी है, गारंटी का मसला है, वो बैंक का अभी पहला उनका ऑप्शन होगा कि भाई ये मेरा मसला रिजॉल्व करेगा, उसके बाद वो किसी और के पास। सो मुझे लगता है कि ये अपना स्टेडी पेस कंटिन्यू रहेगा। साल के ये 70 से 100 के 70 तो स्टैंडर्ड इनकी ब्रांचेस खुलती है। सही है, अगर बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं तो 100 ब्रांचेस भी खुल जाती हैं। तो ये एक स्टेडी बेस पे चल रहे हैं, कंटिन्यूस ग्रोथ होगी। आरओई भी इनका अच्छा 20% से ऊपर का है। तो मुझे लगता है कि फॉर द लॉन्गर टर्म वेरी गुड कंपनी टू बाय। सेकेंडली, नेशनल बैंक में अगर बना बताता जाऊँ कि अगर, जैसे मैंने शुरू के अंदर भी बताया था कि कुछ, अगर हम लोग हिस्ट्री देखते हैं ना कुछ बैंक्स की, हिस्टोरिक मल्टीपल देखते हैं, वो उसी के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं। सही है, तो नेशनल बैंक का भी जो मल्टीपल है वो बहुत ही लो मल्टीपल है, राइट। और इसको मिनिमम मिनिमम जो लार्ज बैंक्स का मल्टीपल होता है वो तो होता है 1.5। अगर ये 1.5 पे आ जाए, मुझे एग्जैक्टली इसी बुक वाली याद नहीं है, तो मुझे लगता है ये 150 रुपये का बैंक होगा। और 150 भी बहुत कंजर्वेटिवली बता रहा हूँ मैं आपको, जस्ट इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू बुक। मेरे पास ये हमारी एक्टिव कवरेज में नहीं है, मैं ये आपको एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ। राइट नाउ द बैंक इज बीइंग ट्रेडेड एट 0.5 या 0.6 के करीब होगा, एट 97 रुपीज। इसकी बुक वैल्यू होगी तकरीबन 200 रुपये, तो कहीं नहीं गया, 220 इस तरह की होगी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन अगर नेशनल बैंक के अंदर स्ट्रेस ये होता है बिकॉज गवर्नमेंट का एक्सपोजर है, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज का एक्सपोजर है,
वहाँ से अक्सर ऐसी चीज़ें निकल आती हैं जो बैंक के अपने हाथ में होती नहीं है, लेकिन उनको बिकॉज बीइंग पाकिस्तान बैंक दे हैव टू गो थ्रू दैट. The management can do the best they can to manage the situation. And I think over the past 2 years, they've done a phenomenal job in it. And that is seen. अब वो पेंशन का जो चक्कर था वो भी खत्म हो गया. अब मेरे ख्याल से हम लोग थोड़ी पॉजिटिविटी देख सकते हैं. ये हो गया बैंक Al NBD. Bank Al Falah, one of the fastest growing banks in Pakistan. Extremely astute management. Very strong growth trajectory going forward. And it's probably one of our top picks. फवाद भाई, माय लास्ट क्वेश्चन, अभी जिस लेवल्स पे मार्केट है और अगर कोई नए लोग न्यूबीज इंटर होना चाह रहे हैं या कुछ जो सीनियर हैं ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं स्टॉक्स, सो आपकी ओवरऑल एडवाइस क्या होगी अभी जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि भाई जो पाकिस्तान की ब्लू चिप कंपनीज हैं, आप उसी के अंदर फोकस करें. वहीं पे आपका 70-80% पोर्टफोलियो होना चाहिए. अभी भी बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे हैं. ऐसा नहीं है कि कल वो कंपनी तबाह और बर्बाद हो जाएंगी. ब्लू चिप कंपनीज के ऊपर मैं रीइटरेट करता हूँ, वहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए. और फिर जो भी जिससे भी आप ट्रेड कर रहे हो वहाँ पे अगर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आती है 20% पे आप ट्रेडिंग है. और ये कॉन्सेप्ट जो होता है लोगों के दिमाग में, इवन फॉर ओल्ड इन्वेस्टर्स और इवन न्यू इन्वेस्टर्स, कि हम लोग पैसा डबल कर लेंगे 3 महीने के अंदर, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा साइड पे कर. तो दैट्स माय टेक ऑन एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। फवाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया वीकेंड पे और क्रिकेट मैच भी नहीं शायद देख पाए मेरी वजह से. माय अपॉलॉजीज एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. Not at all, sir. Not at all. Always a pleasure talking to you. And if any of the participants have further questions, they know where to reach us through Khizar Bhai or through our K-Trade page. If there's anything else I can help you with, Khizar Bhai, always here for you. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग.